हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग प्रोनाउन की बात कर रहे थे और प्रोनाउन में हम जो है नेक्स्ट काइंड जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कुछ हो रहा है या कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या कुछ बट रहा है या उनमें से दो में से या दो से ज़्यादा में से, तो उसकी ये बात करते हैं। अच्छा, ये पढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों के लिए, रीड के लिए भी और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, कि रीड में तो आपका बिल्कुल ही बेसिक ज्ञान चाहिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है या प्रोनाउन है, तो उसके हिसाब से तो हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना वो मोर देन सफिशिएंट ही बता रहा हूँ आपको, है ना। और कुछ लोगों को तो शायद लगेगा कि ये इतने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पढ़ लोगे तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की हम बात कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं उनकी संख्या मैं आपको लिख देता हूँ। ये है ईच, आइदर, उसके बाद में नाइदर और नन। ईच, आइदर, नाइदर और नन, ये चार जो हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। और अंतर देखिए अगर इनमें, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईच और आइदर थोड़ा पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, नाइदर और नन जो हैं वो नोट से मिलते जुलते हैं इसलिए नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। पहली बात तो ये होगी कि ये पॉजिटिव सेंस में है और ये नेगेटिव सेंस में है। ईच का मतलब होता है दो से ज्यादा में से प्रत्येक, दो से ज्यादा में से नहीं, दो में से नहीं, तीन या उससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं, उनमें से अगर आप प्रत्येक की बात करना चाहो तो वो क्या होगा, ईच का यूज होगा। आइदर जो है वो दो में से कोई एक, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। नाइदर जो है वो दोनों में से कोई नहीं, मतलब ना तो ये और ना ही वो। नन जो है वो बात करता है किसकी, दो से ज्यादा में से कोई नहीं की। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें कि ईच और नन जो है एक दूसरे के अपोजिट कंसिडर किए जा सकते हैं, तो हाँ, कुछ हद तक अपन बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। आइदर और नाइदर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, यस, ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि मैं आपको प्रोनाउन बता रहा हूं, आप एक फंडा हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो, ऐसा होगा, ऐसा बहुत बार होगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, तो उन दोनों में अंतर करने का जो बेस्ट तरीका है और सिंपल तरीका है वो क्या है कि अगर वह शब्द अपने बाद में कोई नाउन लेता है या उसके बाद में कोई नाउन आती है, तो उस स्थिति में वो प्रोनाउन नहीं होगा, वो एडजेक्टिव होगा। क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले या नाउन में कुछ ऐड करने वाले शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये अगर प्रोनाउन है तो इनके बाद में नाउन नहीं आना चाहिए, और कम से कम तुरंत बाद तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ गया, हालांकि नन के बाद तो आएगा ही नहीं, है ना, लेकिन इनमें से किसी के बाद भी जहां भी नाउन आ सकता है वो आ गया तो फिर वो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, इनके यूज की बात करें कि इनका सेंटेंसेस में यूज कैसे होगा, वो अगर बात करें तो देखिए ये सब के सब जो हैं टेक्निकली, ग्रामेटिकली ये क्या माने आते हैं बच्चों, सिंगुलर माने आते हैं। मतलब इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है, पहली बात है ये। तो अभी आगे देखते जाइएगा ना, अभी कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा। तो सिंगुलर वर्ब इनके बाद में यूज होती है, पहली बात तो होगी। दूसरी बात, अगर अपन बात करें कि सेंटेंस में इनका यूज और कोई अपवाद है क्या, तो लेट्स सी। For example, if I say each has its own benefits, मैं एक सिंपल सेंटेंस से शुरुआत कर रहा हूं कि प्रत्येक के अपने बेनिफिट्स हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे each के बाद क्या लगाया, has लगाया, मतलब कौन सी वर्ब लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई, पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख देता each boy is या कुछ भी, तो अब बच्चों मुझे क्या बताइए, यहां तो ये ईच प्रोनाउन है, हमें पता लग गया। कैसे पता लग गया? क्योंकि इसके तुरंत बाद वर्ब आ रही, नाउन नहीं आ रहा। लेकिन इस ईच के बाद क्या आ रहा है, बॉय, जो कि एक नाउन है, तो इसका मतलब ये ईच क्या होगा, यहां पर एडजेक्टिव होगा।
तो आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए पहली बात तो मान लीजिए आपसे रीड के बच्चों से वो पूछता है सेंटेंस में आपको उसने ईच दे दिया और ईच को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है या कोई और चौथा वर्ड आपको दे दिया उसने। तो इस स्थिति में आपको एक परमानेंट आंसर नहीं है कोई भी, आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। मान लीजिए सेंटेंस ये वाला होता तो आपका आंसर क्या आता कि ये प्रोनाउन है, मान लीजिए सेंटेंस ये वाला होता तो आपका आंसर क्या आता कि ये एडजेक्टिव है ना। तो ये तो बात होगी रीड के एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा उसकी। अब एक चीज और देखिए, ईच बॉय मैंने कर दिया, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जहां पर मैं ईच के बाद नाउन दे सकता हूं, तुरंत बाद नहीं, लेकिन नाउन देने के बाद भी क्या होगा वो एग्जाम्पल। अगर मैंने ईच के बाद क्या लगा दिया ऑफ, ईच ऑफ द बॉयज, लेकिन अगर मैं ईच ऑफ के बाद कोई नाउन लगाऊंगा, ईच ऑफ के बाद नाउन लगाऊंगा कोई, तो वो नाउन हमेशा ही क्या होगी बच्चों, प्लूरल होगी। इस बात को आप विशेष याद रखिएगा। लेकिन अभी भी अगर वर्ब आएगी तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ईच ऑफ द बॉयज इज गुड एट हार्ट, लड़कों में से प्रत्येक हृदय से, हार्ट से अच्छा है, मतलब दिल का अच्छा है। तो आपने क्या देखा, स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखना ईच के बाद यदि ऑफ आता है तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो नाउन तो आएगी क्या बच्चों, प्लूरल, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यही मामला जो है आइदर का भी है, यही मामला नाइदर का भी है। अब नन की बात करें तो नन में आपको थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है। जो ध्यान आपको रखना है वो आपको बता रहा हूं मैं। आप इसको कॉपी करना चाहें तो पोज करके कर सकते हैं या स्पीड स्लो करके कर सकते हैं। ऊपर से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नाउ देखिए बच्चों, आइदर की मैं अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं ना कि कैसा करता हूं। आइदर ऑफ द बुक्स आर ग्रेट, तो पहचान तो आप लेंगे कि आइदर क्या है। लेकिन अभी अपन एरर की बात करें तो यहाँ पे एक एरर भी है, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। देखिए आइदर के बाद नाउन क्या आ रहा है, ऑफ लगा के प्लूरल आ रहा है, लेकिन वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। नाइदर में भी यही केस है, नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, चल जाएगा। अब अपन बात करें नन की, तो नन में आपको क्या रखना है कि नन के बाद में यदि आप ऑफ लगाते हो तो नाउन तो नो डाउट प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब जो है यहां पे आप देखिए सिंगुलर या प्लूरल दोनों आ सकती हैं, ठीक है, दोनों आ सकती हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें भी ये हमने याद रख लिया, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती हैं। अगर आपको एक सेंटेंस देके एरर पूछ ली जाए तो सिंगुलर भी सही है, प्लूरल भी सही है। लेकिन बाय द वे आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए पेपर में कि आपको सिंगुलर या प्लूरल में से कोई एक चूज करना पड़ जाए, सिंगुलर या प्लूरल में से कोई एक चुनना पड़ जाए, तो आप याद रखना, पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे दोनों सही हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर चुनना पड़ जाए सिंगुलर या प्लूरल में से चुनना पड़े, अगर आपको चुनना पड़े तो सिंगुलर ज्यादा सही मानी जाएगी, याद रखना। तो मतलब उदाहरण के लिए मैं आप यहां लिखता हूं, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, नन ऑफ योर फ्रेंड्स मान लीजिए ये आ गया और आपको यहां पर ऑप्शन क्या दे दिया उसने, एक तो वर, एक ऑप्शन दे दिया उसने इज, एक ऑप्शन दे दिया उसने आर, और एक ऑप्शन उसने कोई और दे दिया, ठीक है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारे सिलेबस में, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपसे वर्ब पूछ सकता है कि कौन सी वर्ब है या वर्ब सही है नहीं। अब देखिए बच्चों, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, नन के बाद ऑफ योर फ्रेंड्स सही है, बहुवचन आ रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पे वर्ब चुननी है, तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो देखिए बच्चों, कौन सी वर्ब यहाँ पर ज्यादा सुटेबल होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो आप कौन सी वर्ब को सही मानोगे, सिंगुलर को ज्यादा सही मानोगे। तो इसका मतलब नन ऑफ योर फ्रेंड्स इज प्रेजेंट, तुम्हारे फ्रेंड्स में से कोई भी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो
कुल मिला के अगर अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात करें तो ईच, आइदर, नाइदर और नन, इनकी बात मैंने आपको बताई। और इन चार में से तीन, कौन कौन से तीन? ईच, आइदर और नाइदर, इनके बाद में नाउन भी आ सकती है सीधे, तो तब ये एडजेक्टिव होंगे। नन के बाद सीधे नाउन नहीं आएगी, तो नन तो अपन प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, और जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वर्ब जो है इनके बाद कौन सी आती हैं, या इनके बाद अगर ऑफ आ जाए तो नाउन का स्वरूप कैसा होता है, बहुवचन, ये बातें मैंने आपको बताई। और जहां तक बात है रीड के एग्जाम में, तो वहां तो भाई आपको पहचानना दिया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो फिर भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगली बात जो आपको बताने वाला हूं उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड खाली चाहिए। तो जो बात जो आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट में, आई होप इट विल बी नंबर 6, वो है रिलेटिव या रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, देखो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कंजंक्टिव प्रोनाउन बोलने का कारण क्या है? क्योंकि कंजंक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। अब इनको आप थोड़ा सा ना, मैं आपको देसी तरीका यूज करते हुए थोड़ा सा डीप लेके जाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इस तरह का कोई सेंटेंस लिखाया होगा, रवि इज माई कजिन, ही इज अ डॉक्टर। रवि मेरा कजिन है और वह डॉक्टर है। तो वह डॉक्टर कौन है? आपको तुरंत पता लग गया था कि यहां पर रवि डॉक्टर है। पता लग गया था। क्यों पता लग गया था? क्योंकि रवि नाउन है, इसके स्थान पे हमने ही यूज किया है। ओके, लेकिन मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को दो को अलग जो करने वाला बिंदु था, फुल स्टॉप, उसको हटा दिया मैंने और मैंने ऐसे लिख दिया, रवि इज माय कजिन, ही इज अ डॉक्टर। तो क्या ये सेंटेंस सही है क्या? देखो बच्चों, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि दो सेंटेंसेस को हमने, दो डिफरेंट क्लॉजेस को हमने जोड़ दिया बिना किसी कंजंक्शन के या बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही जो है वो रवि के स्थान पे तो आ सकता है, परंतु इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने की औकात इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? कि ही जो है वो रवि के स्थान पे काम में तो आ सकता है, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ नहीं सकता। आप खुद पढ़ के देख लीजिए, रवि इज माय कजिन, ही इज अ डॉक्टर, ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता, ये दो अलग सेंटेंस ही होने पड़ेंगे। इसके बीच में एक फुल स्टॉप आएगा या फिर कोई कंजंक्शन आएगा। अब मान लीजिए मैं, रवि इज माय कजिन हु इज अ डॉक्टर, रवि इज माय कजिन हु इज अ डॉक्टर, या फिर रवि हु इज अ डॉक्टर इज माय कजिन, रवि हु इज अ डॉक्टर इज माय कजिन। नाउ इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, हालांकि ज्यादा अच्छा रहता है कि हम लिखते हैं कि रवि हु इज अ डॉक्टर इज माय कजिन। ओके, रवि हु इज माय कजिन इज अ डॉक्टर, जो भी। लेकिन अभी मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हु इज अ डॉक्टर। यहाँ तो मैंने लिखा था कि ही इज अ डॉक्टर, तो आप समझ गए थे कि रवि डॉक्टर है। यहाँ पे मैं ही इज डॉक्टर नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ, हु इज अ डॉक्टर, हु डॉक्टर है। तब भी आपको क्या पता लग रहा है कि रवि ही डॉक्टर है, रवि जो मेरा कजिन है वो डॉक्टर है। ओके, नहीं, मेरा कजिन डॉक्टर है। तो अब देखिए एक बात, हु जो है वो ना केवल रवि के स्थान पे काम आ रहा है, बल्कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर रहा है। क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ना, ये भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है ये। तो इसका मतलब रवि के स्थान पे काम आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पे काम आ रहा है, शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यानी कि रिलेशन स्थापित कर रहा है, यानी कि कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? कि रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्टिव प्रोनाउन जो क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे तो काम आ ही रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ वो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, सॉरी, दो सेंटेंस भी बोल सकते हैं, को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है आपका हु प्रोनाउन था। अभी देखिए बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक जो है उसको जितना आप लंबा खींचना चाहो खींच सकते हो, बहुत लंबा टॉपिक है।
और सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में जो बातें बता रहा हूँ आपको केवल उतनी बातें याद रखनी है अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हो तब भी, अगर आप सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब ये इतना ज्ञान जो है सफिशिएंट नहीं होगा। किसमें? सेकंड ग्रेड एग्जाम में इंग्लिश और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम इंग्लिश, उसमें ये सफिशिएंट नहीं होगा। बाकी एग्जाम जो है फर्स्ट ग्रेड, रीट, एसएससी और बैंक, इनमें या और भी छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें आपके ये जो बता रहा हूँ मैं आपको बातें वो सफिशिएंट होंगी। ओके, तो ज्यादा किताबी बातें नहीं करूंगा मैं, ठीक है, आपको मैं वही बता रहा हूँ जो आपके काम की चीज है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पहला तो लिखवा रहा हूँ आपको मैं हूँ, दूसरा मैं आपको लिखवा रहा हूँ विच, तीसरा मैं आपको लिखवा रहा हूँ दैट, चौथा मैं आपको लिखवा रहा हूँ whose और पांचवा लिखा रहा हूँ मैं आपको whom। ओके, सो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन कितने लिखे अपने? हु, विच, दैट, हुज और whom। ओके, पहली बात, हु किसके लिए आता है बच्चों? सजीव के लिए। किसके लिए आता है? सजीव के लिए। विच किसके लिए आता है? निर्जीव के लिए, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। दैट जो है वो दोनों के लिए आ सकता है, बात करेंगे अभी। हुज जो है वो भी दोनों के लिए आ सकता है। whom जो है वो किसके लिए आता है? लिविंग के लिए, यानी कि सजीव के लिए। तो पहली बात तो ये होगी। लेकिन ये बात बताने के बाद आपको होगी सर ये आपने आसान काम किया है या मुश्किल काम किया है, क्योंकि आप कह रहे हो कि सजीव के लिए हु भी आ सकता है, सजीव के लिए दैट भी आ सकता है, क्योंकि दोनों के लिए। सजीव के लिए हुज भी आ सकता है और सजीव के लिए हुम भी आ सकता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कब आ रहा है? तो मैं आपको और कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि हु जो है वो सजीव के बाद आएगा, परंतु हु के बाद आपको क्या मिलेगी बच्चों? वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब। विच के बाद भी आपको क्या मिलेगी? वर्ब। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो इसको एक घंटा खींच सकता हूँ कि वर्ब नहीं आती है, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल अपन वर्ब ही पढ़ेंगे और उतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। दैट जो है उसका तो मामला ही अलग है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं फिलहाल। तो हुज जो है उसके बाद क्या आता है बच्चों? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। अब बात बची किसकी? whom की। whom की बात को मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले अपन ये इनके तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं, फिर दैट और whom बचेगा उसकी बात करेंगे। ओके, सो पहले बात करते हैं अपन who की। I met a man who laughing नाउ। अब ध्यान देना बच्चों, ये हमारा ब्लैंक है और इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। ओके, अब क्या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये देखने के लिए आप ब्लैंक से पहले देखिए क्या है? लिविंग। ओके, लिविंग है। ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है? वर्ब। ओके, वर्ब है। तो देखो बच्चों, लिविंग यानी सजीव और वर्ब अगर होती है तो हम क्या भरते हैं? हु भरते हैं। ठीक है, तो आई मेट अ मैन हु वाज लाफिंग विदाउट एनी रीजन। मैं एक आदमी से मिला जो बिना किसी वजह के हंस रहा था। इसी तरह से ही इज द टीचर कैन हेल्प यू। अब अगर आपको हु विच दैट में से भरना हो तो देखिए ये लिविंग आ गया, सजीव आ गया और ये वर्ब आ गई। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई टेक्निकली कोई टर्म नहीं होती है, वर्ब ही होती है एसवीओसीए में। तो एसवीओसीए मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। इसकी बात भी करेंगे अपन, स्पोका पैटर्न और स्पोका भी बोलते हैं इसको। तो ही इज अ टीचर, सजीव और वर्ब आ गई तो हम क्या भर देंगे? हु भर देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि सजीव और वर्ब आएगा तो हु। क्लियर? अब बात करते हैं अपन विच की। विच के बाद वर्ब, हालांकि वर्ब के अलावा आ सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वर्ब के अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे और ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको विच के बाद वर्ब मिलेगी। फॉर एग्जांपल, प्लीज गिव मी द बुक लाइन ऑन द टेबल। प्लीज गिव मी द बुक लाइन ऑन द टेबल। हालांकि इज नहीं होता तो लाइन से काम चल जाता, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग या नॉन लिविंग? तो आपका आंसर होगा ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग प्लस वर्ब, रिक्त स्थान के बाद क्या आ रहा है? वर्ब।
तो नॉन लिविंग और वर्ब यानी निर्जीव और वर्ब होगा तो क्या लगा देंगे अपन, विच लगा देंगे। प्लीज गिव मी द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। प्लीज मुझे वो बुक दे दो जो कहां पड़ी हुई है, टेबल पर पड़ी हुई है। ओके, नाउ इसका एक एग्जांपल देख लिया अपन ने, अब अपन एक एग्जांपल हुज का भी देख लेते हैं। टॉपिक तो पूरा, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि प्रोनाउन का टॉपिक कल के वीडियो के बाद ही पूरा होगा, बिकॉज अभी मुझे आपको इसके बाद भी 2 काइंड और बताने हैं, हालांकि वो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो आज बताया गया उसको आप विशेष ध्यान रखना। ये ट्रिक जो आपको बताई गई उसका भी आप ध्यान रखना, और दूसरे लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। हुज जो है उसके बाद क्या आती है, नाउन आती है। वी मेट अ गर्ल फादर वी मेट ए गर्ल, हम एक गर्ल से मिले। गर्ल क्या होती है बच्चों, लिविंग या नॉन लिविंग। पहले आप ब्लैंक से पहले आप लिविंग या नॉन लिविंग देखोगे, लिविंग है ये मतलब सजीव है, और फादर क्या होता है बच्चों, नाउन। ठीक है, वी मेट ए गर्ल, तो यहां पे देखिए जोड़ी क्या आ गई, बोथ का मतलब लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, तो लिविंग आ रहा है और नाउन आ रही है, लिविंग आ रहा है और नाउन आ रही है। बोथ का मतलब देख लीजिए बच्चों, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो अभी नॉन लिविंग का एग्जांपल भी देखेंगे। वी मेट ए गर्ल, नॉन लिविंग, लिविंग और नाउन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसको आप चेक करना चाहोगे मैथमेटिक्स की तरह, तो आप क्या करोगे, इससे शुरू करते हुए यहां आओगे और यहां आओगे और बीच में ऑफ लगा दोगे चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ अ गर्ल, क्या फादर ऑफ अ गर्ल हो सकता है, फादर ऑफ अ गर्ल हो सकता है क्या, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, फादर ऑफ अ गर्ल होता ही है, लड़की का पिता। तो लड़की का पिता अगर ये सही है तो उसका मतलब ये हुज सही है, का के की, क्योंकि संबंध की बात कर रहा है और हुज भी जो है वो पजेसिव बात करता है, तो इसलिए ये सही है। तो मतलब पहली बात तो इससे काम चल जाएगा। अगर इससे काम नहीं चल रहा हो, आपको डाउट लग रहा हो, तो आप इससे उल्टा शुरू करते हुए ये यूज करके ऑफ लगा के पीछे वाली नाउन बोल दो। फादर ऑफ अ गर्ल सही है तो मतलब सही है। अच्छा, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखा इसके आगे, अमिताभ इज द एक्टर ना। बच्चों ध्यान से देखना, एक्टर क्या होता है बच्चों, लिविंग होता है, सजीव होता है। और अगर अपन थोड़ी सी गलती कर दे और पहचानने में इसको, तो ये क्या पढ़ लेंगे इसको अपन, माई फादर बने नाउन, हालांकि इसके पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है लेकिन है तो नाउन है ना, मतलब मेन वर्ड तो नाउन ही है इसका, माई फादर मेरे पिता, पिता की बात चल रही है। तो लिविंग और नाउन, लिविंग और नाउन आगे तो क्या चूज करेंगे, हु चूज करेंगे ना। पर हु चूज करने से पहले आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन पूछिए, माई फादर ऑफ द एक्टर, माई फादर ऑफ द एक्टर क्या बनेगा इसका मतलब, एक्टर के मेरे पिता, एक्टर के मेरे पिता। तो एक्टर के मेरे पिता का कोई मतलब है क्या, नहीं। एक्टर के पिता हो सकते हैं लेकिन एक्टर के मेरे पिता कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहां पर हुज तो नहीं आएगा, यहाँ पे हुम आएगा, जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूं। क्योंकि हुम जो होता है उसमें भी क्या होता है, सजीव आता है, और सजीव की बात क्या आती है, नाउन आती है। तो इन दोनों में क्रैश कहां हो रहा है, इन दोनों में क्रैश तब हो रहा है जब ब्लैंक से पहले सजीव आएगा, ये लिविंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। खालिस्तान से पहले सजीव आ गया और खालिस्तान के बाद नाउन आ गया, प्रोनाउन भी आ सकता है, याद रखना, यहां प्रोनाउन नहीं आएगा। तो जब सजीव और नाउन आ जाए, सजीव और नाउन आ जाए तो हुज और हुम दोनों में से कोई एक आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ इसके आधार पर ही भरना चाहते हैं, तो याद रखना फिर क्या करना है आपको, फिर आप ये फॉर्मूला अपना लो, ब्लैंक के बाद वाले वर्ड से शुरू करते हुए ऑफ लगाकर ये वाला वर्ड बोल दो। अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, फादर ऑफ अ गर्ल, फादर ऑफ अ गर्ल, लड़की के पिता, सही है, होते हैं, तो इसका मतलब हुज आएगा। और सही नहीं बैठ रहा तो हुम आएगा। फिर माई फादर ऑफ द एक्टर, एक्टर के मेरे पिता, एक्टर के मेरे पिता, एक्टर के मेरे पिता नहीं होते हैं, इसका मतलब ये हुम आएगा, इसमें हुज नहीं आएगा। ओके,
शी इज द गर्ल। गर्ल क्या होती है बच्चों? लिविंग। बुक क्या होती है बच्चों? यहां तो लिविंग नॉन लिविंग देखना है और आगे हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। बुक नाउन होती है ना बच्चों, संज्ञा होती है। तो लिविंग और नाउन, लिविंग और नाउन, लिविंग और नाउन दोनों में आ रहा है, आ रहा है। दोनों का देसी तरीका लागू हो रहा है। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं सजीव और नाउन, सजीव और नाउन, सजीव और नाउन, इसका मतलब हुज भी आ सकता है, हुम भी आ सकता है इसके हिसाब से तो। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आए जहां कंफ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे? बुक ऑफ द गर्ल, बुक ऑफ द गर्ल, लड़की की किताब। तो लड़की की किताब हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती भी? लड़के की किताब हो सकती है तो लड़की की किताब भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहां पर ये ऑफ वाला सिस्टम सही बैठ रहा है। और अगर ये ऑफ वाला सिस्टम सही बैठ रहा है तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? हो जाएगा। ये बातें ज्यादा विद्वानों को अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि उनको देसी तरीके अच्छे नहीं लगते हैं। उनको लगता है कि बस किताबी तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, पर किताबी तरीकों से कॉम्पिटिशन्स क्लियर करना तभी संभव है जब आप बहुत लंबे समय तक पढ़ लें, और उतना समय हम लोगों के पास होता नहीं है, आप लोगों के पास खासकर। तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि ये ऑफ वाला तरीका आपको अपनाना है यहाँ पर, जिससे आपको हुज और हुम का अंतर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम करेंगे बच्चों कल के वीडियो में। और कल के वीडियो में हम प्रोनाउंस को कर लेंगे फिनिश, और प्रोनाउन फिनिश हो जाएंगे चूंकि जल्दी, तो फिर मैं लास्ट टाइम की तरह आपको फिगर्स ऑफ स्पीच 1 या 2 जो है वो भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो ग्रामर के कुछ टॉपिक पूरे होने के बाद हम फिर मेथोडोलॉजी की बात भी करेंगे। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड यू ऑल हैव अ गुड नाइट।